अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर के हवाले से आखिरी जो लेक्चर है वो आज मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। आज लास्ट असाइनमेंट है, आज लास्ट टॉपिक है जो रविंद्रनाथ टैगोर का है, जो कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है। और वो टॉपिक बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर एज अ नेचर पोइट है। नेचर या एलिमेंट्स ऑफ नेचर जो हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं पोइट्री के अंदर। और नेचर का इंसान के साथ दो तरह का जो ताल्लुक जो है वो नजर आता है। पहला ताल्लुक पावरफुल एक्सटर्नल एलिमेंट, अ पावर, एक्सटर्नल पावर टू मैन, जो कि हमारे इर्द गिर्द हमें कंक्रीट फॉर्म में, अर्थ, स्काई, सी की फॉर्म में जो है जो हमें नजर आते हैं। और ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो इंसान से ज्यादा ताकतवर, मोर पावरफुल देन मैन। लेकिन इसके साथ साथ एक रिलेशन भी जो है वो इनके साथ मौजूद है। एक बहरहाल रिलेशन इनके दरमियान एग्जिस्ट करता है। ये एक ऐसी ताकत है कि जिससे that men have alternatively feared as man's most cruel enemy। इंसान नेचर को क्या मानता है, और ये बात एस.टी. कॉलरिज भी कहता है कि अगर विलियम वर्ड्सवर्थ के पास चले जाएं तो जो पैगनिज्म की फिलॉसफी है कि नेचर इज जस्ट लाइक अ मदर, वो उससे बिल्कुल रिवर्स हो जाती है जब हम बात करते हैं एस.टी. कॉलरिज की कि नेचर इज बेसिकली ऑलवेज रेड विद हिज टूथ एंड क्लास। तो इसको क्रूअल एनिमी भी माना जाता है। और एंड वर्शिप एज हिज जेंटल मास्टर और केयरिंग सेंट, और इसकी समहाउ पूजा भी की जाती है। जिस तरह से स्नेक है, हिंदू माइथोलॉजी के अंदर उसकी पूजा की जाती है, तुलसी का पौधा है उसकी पूजा की जाती है, या अगर बिलफर्स कोई तूफान आ जाता है तो उस वक्त जो है वो उस तूफान की देवी की पूजा की जाती है। दूसरी फॉर्म जो नेचर की है, एक तो पहली जो है वो बड़ी ड्रेडफुल है, बड़ी माइटी और पावरफुल। दूसरी फॉर्म पूरी यूनिवर्स है जिसमें क्रिएटर, पूरी कायनात, द कॉस्मोस, और पूरी क्रिएचर्स, मैन, ऑल दैट इज आर मे बी इमेजिन्ड। तो इस सेंस में हर इंसान, पोएट या थिंकर, इज कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली एन इंटरप्रेटर ऑफ नेचर। वो नेचर का क्या नजर आता है, इंटरप्रेटर नजर आता है। और हर ह्यूमन बीइंग एंड अ थिंग ऑफ सिंबल ऑफ हर। तो टैगोर के ख्याल में द फर्स्ट स्टेज ऑफ माई रियलाइजेशन वॉज थ्रू माई फीलिंग ऑफ इंटीमेसी विद नेचर। टैगोर कहता है कि जो नेचर के साथ मेरी पहली फीलिंग थी कि मुझे नेचर कभी भी अपनी दुश्मन दिखाई नहीं दी।
और ये बात जब वो कहता है कि मतलब हमने ये बात भी देखी कि हर मैन, वो शख्स हो, वो थिंकर हो, वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली इंटरप्रेटर ऑफ नेचर है, और हर हम में से हर बंदा जो है वो इसकी सिंबल है, तो फिर नेचर हम सब के अंदर मौजूद है। नेचर के साथ जो हमारा ताल्लुक है वो किसी भी शक्ल में मतलब जो है वो कमजोर नहीं पड़ सकता। हम नेचर और उसके एलिमेंट के साथ एक अहम तरीन मतलब जो है वो एलिमेंट माने जाते हैं। तो टैगोर के ये अल्फाज जो हैं वो इंटेंसिटी बताते हैं कि उसका नेचर के साथ कितना गहरा रिश्ता है, जिसकी जो मूवमेंट्स हैं had a profound passionate effect on Tagore's sensitive mind। उसको नेचर अपने सामने चलती हुई दिखाई देती है, और ये किस तरह से है कि by the numerous points wherein nature in her various moods has been the inspiration, कि जहां जो नेचर जो है वो इंस्पिरेटरी फोर्स के तौर पर नजर आ रही है। इवन चाइल्ड के तौर पर नेचर अपीयर टू हिम पल्सेटिंग विद लाइफ, कि उसकी भी नब्ज चलती है। नेचर अपीयर टू हिम पल्सेटिंग विद लाइफ, and so contact with nature became his prime source of joy। नेचर जो है वो उसके लिए कभी भी पेनफुल नहीं रही, बल्कि मेन सोर्स ऑफ जॉय रही है। और नेचर के वो मुख्तलिफ बदलते रूप को देखकर वो उसको इंस्पायर करती रही। उसकी चाइल्डहुड से लेकर अगर हम बात करें तो जो स्पिरिट ऑफ नेचर है वो उसकी साथी। अपने इनिशियल स्टेज अपने पोएटिक कैरियर पे उसकी जो सेंसिटिविटी थी नेचर के हवाले से, वो अनकॉन्शियस नहीं थी, वो बल्कि कॉन्शियस थी। और अपनी पोएम्स में डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर जो हैं वो उसकी अर्ली पोएम्स में भी हमें जो है वो नजर आते हैं। और ये सिलसिला कब से जारी था कि जो वास्ट नेचर थी जब वो लड़का था और जब वो चार दीवारी में था अपने घर की, और लुक लॉन्गली एट द वर्ल्ड ऑफ नेचर आउटसाइड द रेलिंग्स ऑफ हिज वेरांडा, के बाहर जो मुख्तलिफ धूप छांव के जो एलिमेंट्स थे, कैसे मौसम बदलता है, रात दिन का जो समा है वो कैसे चेंज होता है, वो उनको वंडर और मिस्ट्री से सोचा करता था। अर्थ, वाटर, फॉलिएज, स्काई, जो जड़ी बूटियां झाड़ियां हैं, ये सब कुछ है, वो जो मतलब जो पौधे हैं वो सब कुछ जो हैं, they all spoke to him, वो उससे बात करते थे। सांखा घोष इस हवाले से कहता है कि when he was young he went through a sequence of parting and union with creative nature। parting and union, कि वो उससे जुदा भी हो जाता और उससे मिल भी जाता। और at first he saw things only with his eye, later with his entire consciousness, कि पहले उसने अपनी आंख से देखा, फिर उसने अपनी बसीरत से चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश की। और जब उसने चीजों को अपनी हिडन आंख से, यानी वो आंख जिसका तस्करा इकबाल भी करते हैं कि इंसान को देखने वाली आंख पैदा कर, तो टैगोर ने अपनी उसी देखने वाली आंख से जो है वो उन तमाम चीजों को एलेबोरेट करने की कोशिश की। दुनिया के जितने भी पोएट्स आप देख लें, जितने भी पोएट्स की आप बात कर लें, उन सब के अंदर जो एलिमेंट ऑफ नेचर है वो कहीं ना कहीं पर जो है वो मौजूद हमें दिखाई देता है। अब इस हवाले से अगर हम लोग फर्दर मूव ऑन करते हैं तो at first he saw things only with his eyes, later with his entire consciousness। टैगोर खुद कहता है what is beautiful is beneficent। आगे बात जॉन कीट्स वाली कि ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, कि जो खूबसूरत है वो नफा देने वाला है।
चूंकि खूबसूरती के पीछे खुदा मौजूद है, कहीं खुदा की शनाख्त कहीं एग्जिस्ट करती है। और वो आगे फर्दर बात करता है, ओ गॉडेस नेचर, इन योर ब्यूटियस वर्ल्ड नो हार्म कैन एवर हैपन। पैगनिज्म के जिसमें कभी भी जो है वो नुकसान नहीं हो सकता। नेचर, तुम कभी भी किसी को नुकसान नहीं दे सकती, तुम कभी भी किसी के हवाले से गलत नहीं कर सकती। बिल्कुल वर्ड्सवर्थियन अप्रोच है। अपने रिलीजियस एक्सपीरियंस के हवाले से टैगोर ऑब्जर्व करता है कि व्हेन आई look back upon those days, it seems to me that consciously, unconsciously, I followed the path of my Vedic ancestors. Vedic जो स्क्रिप्चर्स के जो उसके एंसेस्टर्स हैं, वो कहता है मैंने उनका रास्ता जो है वो अख्तियार किया, मैं उनके रास्ते पर चला हूं, and was inspired by the tropical sky with the suggestion of an uttermost beyond. कि जो मुख्तलिफ किस्म की जो सजेशंस मुझे नजर आती हैं, मैं उनके हवाले से भी मतलब जो है वो क्या कहता है कि उनसे इंस्पायर होगा। ट्रॉपिकल स्काई विद द सजेशंस ऑफ एन अटरमोस्ट बियॉन्ड। टैगोर की जो नेचर पोएम है वो न सिर्फ ट्रीट द ट्रांजिएंट ब्यूटी ऑफ नेचर, कि फितरत की जो खूबसूरती है ये ट्रांजिएंट है, परमानेंट नहीं है, बाय डिस्क्राइबिंग व्हाटएवर इज अरेस्टिंग एंड स्टनिंग इन नेचर, बट दे पेनिट्रेट द विजुअल ब्यूटी। वो उस यानी कि असल स्पिरिट को भी देखा जाए और बताया जाए कि ये तमाम खूबसूरती जो है ये खत्म हो जाने वाली है। जिस्म जो है वो फ्रीक वेजल है, और जब वो फ्रीक वेजल है तो फिर उसने तबाह हो जाना है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो नेचर है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अरेस्ट करती है, स्टनिंग नेचर है। और but they penetrate the visual beauty within the speak of a divine presence revealed to him in its splendor. उसका जो पूरा बीइंग था, his whole being was infused by his divine presence. उसको खुदा अपने क्रिएटर से उसने अपने आप को कभी भी दूर महसूस नहीं किया। नेचर के साथ उसके जो कॉन्टेक्स्ट हैं उसकी पॉइंट्स के अंदर भी कि वो ऐसे लगता है कि इंप्लाई द प्रेजेंस ऑफ समथिंग बियॉन्ड, कि सिर्फ नेचर नहीं, नेचर के पीछे नेचर की स्पिरिट कहीं एग्जिस्ट करती है, और स्पिरिट इज द अबोर्ड ऑफ गॉड, कि वो खुदा का घर है। आपको बताया था ना कि जिस्म जो मंदिर है स्पिरिट का, और स्पिरिट मंदिर है खुदा का। सो यहां पर जो कॉन्टेक्स्ट विद नेचर है as depicted in his poems, almost invariably imply the presence of something beyond. In the words of Banerjee, his nature poems, therefore, do not merely give a description of whatever is striking and beautiful. ये सिर्फ अपरंट चीजों को attract नहीं करती नेचर में, rather they suggest the presence of a pervasive principle that is revealed to him. कि वो उस प्रिंसिपल को, उस जो है वो हिडन ट्रुथ्स को जो है वो सामने लेकर आता है इन डिफरेंट मूवमेंट्स एंड ब्यूटी स्पॉट्स इन नेचर, कि जो वो नेचर के अंदर ऑब्जर्व करता है। Its soon became manifest to him as well as all pervading spirits. इस हवाले से उसकी एक पॉइंट की जो लाइंस हैं, whose job do, तुम्हें खूबसूरत कौन बनाता है, I discover spread out in the moonlight. Whose robe do, whose robe, जिसका जो रॉब है, जिसकी जो ज्वेलरी है, do I discover spread out in the moonlight, वो मूनलाइट के गिर्द जो हाला सा बन जाता है, कहता है वो मैं वहां पाता हूं। Whose eye in the silent blue sky, ये किसकी आंख है जो खामोश नीलगू आसमां में मौजूद है। Whose face do I discover veiled in sunlight, ये कौन है अपना चेहरा जिसके जो नकाब ले हुए सूरज की रोशनी के पीछे मौजूद है। Whose feet on the velvety bed of grass, ये किसके पांव हैं जो वेलवेटी बेड ऑफ ग्रास के पर चलते हैं।
whose touch indeed the scent of the flowers, exhilarating mind and body, twist round the heart like a creeper. कि ये कौन सी, ये कुछ तमाम चीजें जो हैं, इनमें असल कौन पीछे मौजूद है? तो नेचुरली ये सारी जो इमेजेस हैं ये नेचर की हैं, लेकिन क्या इन नेचर की इमेजेस में सिर्फ नेचर है? नहीं, बल्कि इन नेचर की इमेजेस के पास पीछे जो है वो क्रिएटर मौजूद है। असल स्पिरिट के साथ बात हो रही, नेचर के साथ उसका व्यू जो है वो सिंपैथेटिक है और डिसाइडली इन्फ्यूज्ड विद हाई रिलीजियस एलिमेंट, और उसमें हाई रिलीजियस एलिमेंट्स नजर आते हैं, लेकिन वो adroitly contained and combined his religious view of nature with his deep love for it into a synthetic vision of reality. वो बुनियादी तौर पर क्या करता है कि जो उसकी नेचर के साथ मोहब्बत है, वो एक सिंथेटिक विजन, वो मिक्स्ड विजन जो है वो हमारे सामने पेश करता है। वो just like any other poet of the world is lover of beauty and harmony. तो उसका poetic mind जानता था the trick of reconciling contradiction into harmony, कि किस तरह से contradiction को harmony में convert करना, और वो महसूस करता है कि जो single principle was working throughout nature, एक ही असूल पूरी नेचर के अंदर काम कर रहा है जो उसको यूनिटी और हार्मनी दे रहा है, और वो असूल कौन है? ही इज द क्रिएटर। In the midst of apparently conflicting pulls and force, कई तरह की pulls and forces जो है नेचर के अंदर काम करती हैं, लेकिन जो हार्मनी मिलती है वो सिर्फ एक स्पिरिट से, जो यूनिटी मिलती है वो एक स्पिरिट से मिलती है। तो जो डाइवर्स वेज of the working of this eminent principle in nature became the theme of many of Tagore's poems, कि किस तरह से नेचर के अंदर जो है वो डाइवर्स वेज जो है वो काम करते हैं, और किस तरह से टैगोर जो है वो डाइवर्स वेज को रेफर करते हुए बताता है कि इन स्पाइट ऑफ दैट दीज फोर्सेस ऑफ पुल एंड पुश, नेचर जो है वो फिर भी मौजूद है। इस हवाले से एक अहम 3 एग्जांपल जो है, हाउ वेरियस आर यू इन द यूनिवर्स, तुम इस पूरी कायनात में कितने ही ज्यादा हो, खुदा कितने ज्यादा है? नहीं, तुम कहां कहां नहीं दिखते। यू आर वेरियस फॉर्म, तुम्हारी कई फॉर्म है। इन द ब्लू स्काई यू ग्लीम इन द 1000 लाइट्स, कई सितारों की नजर में हजारों सितारों की तरह तुम चमकते। इन द फ्लावर गार्डन जॉय इज कीन डिलाइट, विद स्विफ्ट लग्जूरियंस ग्रेस बोथ हेवन एंड अर्थ यू आर लाइवली फेस्ड, तुम एक जैसे दिखाई देते हो। हाँ, वो बाग में देख लो, आसमान पर देख लो, जमीन पर देख लो, कौन सा ऐसा नजारा है क्रिएटर तो वहां पे नजर नहीं आता। तो उसकी जो अवेयरनेस है डिवाइन की इन द ऑल फॉर्म्स ऑफ नेचर, जो नेचर दिखाती है रिवर में, स्काई में, बर्ड्स में, पल्सेट्स इन दिस पॉइंट, सॉरी, ये उसकी पॉइंट में वो जो है वो इको करती है। Even seasonal change of nature, Tagore found a divine touch. और जिस वक्त मौसम बदलता है वो क्या करता है, वो उसको उस वक्त भी याद करता है। क्या कहता है? In the fragrant days of sunny April, through the forest path, he comes, ever comes. Through the forest path, जंगल के रास्ते से वो आता है। In the fragrant days of sunny April, fragrant days, क्योंकि जंगल से क्या आ रही होती है? खुशबू, और जब खुशबू आ रही है तो वो खुशबू लाने वाला कौन है? उस खुशबू में कौन मौजूद है? खुदा ही कहीं मौजूद है। In the rain, gloom of July, nights on the thundering chariot of clouds, he comes, ever comes. और रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में, वो चैरियट पर बैठकर जो है थंडर मचाता हुआ जो है वो आता है। रेनी ग्लूम, तो जो इंटीमेट, और ग्लूम क्यों बोला है? बिकॉज स्काई वीप्स, उस वक्त वो थंडरिंग और स्काई की वीपिंग जो है वो ग्लूम के साथ जो है वो एसोसिएट कर रहा है। तो फिर नेचर इज इन
अगर वर्सेस में आप देखें तो फिर क्या है, नेचर के दो पहलू हैं। एक पहला पहलू फ्रेग्रेंस और दूसरा ग्लूम का है। नेचर यानी जो नेचर है हमारे इर्द गिर्द वो दोनों तरह से मौजूद होती है। वो ग्लूमी भी है और वो खुशी का इजहार भी कर रही है। नेचर के साथ ये जो इंटीमेट कांटेक्ट है, इसने क्या किया है बुनियादी तौर पर, हेल्प टू गो टू डिस्कवर हिज इनर बीइंग, कि वो अपनी अंदर को पहचान सके। वो और इसने इस चीज को मतलब एस्टैब्लिश किया कि वो नेचर जो आउटसाइड है उसके साथ वो अपना रिलेशन बना सके और रिलेशन ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ द होल, और वो समझ सके कि मैं ये जो पूरी नेचर इर्द गिर्द पूरी कॉस्मोस नजर आ रही है, मैं उसमें एक टाइनी एलिमेंट हूं। अगर हम क्लोजली इसको स्क्रूटनाइज करते हैं तो नेचर और स्पिरिट का जो रिश्ता है ऑफ नॉट सेल्फ एंड द सेल्फ, वो ना होने और होने का है, फना का और होने का है। हम इस दुनिया के अंदर ही, हमारी शनाख्त भी यही है, और हम इस दुनिया के अंदर ही फना हो जाते हैं। और यही वो फैक्ट है कि हम नेचर को इंटरप्रेट कर सकते हैं। नेचर नाउ इट एप्रिशिएटेड फाइट एंड कंकर इट। नेचर इस बात को जानती है, इस पर लड़ती है, shows that it is akin to human conscious, और नेचर दिखाई देती है कि वो हमारे कॉन्शियस के साथ वाबस्ता है। We could have no communication whatever with our surroundings, हमारी कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी हमारे इर्द गिर्द से if they were absolutely foreign to us, अगर हम उनको जानते नहीं। लिहाजा नेचर के साथ आप कम्युनिकेट तब कर सकेंगे जब नेचर को आप अपने अंदर ऑब्जर्व करेंगे, नेचर को आप अपने अंदर आने देंगे। आप इसकी पॉइंट के हवाले से, मोमेंट इंटेलिजेंस के हवाले से बात कर लें, चेन ऑफ पर्ल्स के हवाले से आप बात कर लें, आप एट द लास्ट वॉच के हवाले से आप बात कर लें, गट्स की कौन सी ऐसी पॉइंट है जिसमें नेचर जो है वो पूरी तरह से अपना रूप नहीं दिखाती। मैन बुनियादी तौर पर जो है वो रीपिंग सक्सेस एवरी डे, and that shows there is a rational connection between him and nature, but we never can make anything our own except that which is truly related to us. And if we separate man from nature, it is like the bud and the blossom into two separate categories, and putting their grave to the credit of two different and antithetical principles. ये एक ऐसी बड होगी जो दो सेपरेट कैटेगरीज में उभरेगी, और आप and putting their grave to credit of two different and antithetical principles. The Indian mind never has any hesitation in acknowledging its kinship with nature, its unbroken relation with all. राधे कृष्ण कहता है कि in India where civilization developed in forest near the nature, हिंदुस्तान की जो तहजीब है वो जंगल के करीब पनपी, there was no thought of an antagonism between man and nature, तो फिर इंसान का नेचर के साथ किसी किस्म की कोई लड़ाई नजर नहीं आती। no idea of forcibly wresting treasures from nature, तो कोई ऐसा आइडिया एग्जिस्ट नहीं करता कि जिससे हम रेस्लिंग फोर्सिबली रेस्टिंग ट्रेजर्स फ्रॉम नेचर, कि हम जो है वो नेचर के साथ किसी किस्म की क्या कर सके, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सके। जो डिवाइन पैशन है वो पूरी दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करता है, वो उसको प्योर और परफेक्ट बनाता है। He feels a thrill passing through the air with the notes of the faraway song floating from the other shore. He can never escape the divine presence, twist and turn as he will. कि a thrill passing through the air, एक thrill मौजूद है, with the notes of the faraway song floating from the other shore, कि मुख्तलिफ किस्म का जो म्यूजिक है, notes, the melody, किस तरह से वो मौजूद। He can never escape the divine presence. टैगोर की पोइट्री में कभी भी आपको खुदा दूर नजर नहीं आएगा। Twist and turn he will. The deep shadows of the rainy July and the stormy night suggest God's presence. उसमें भी खुदा मौजूद है। The mystic soul can hear the voice of God in tempest, कि तूफानों में भी उसको सुन सकता है।
and see his hand in stilling of the wave, कि किस तरह से वो ऊंची ऊंची लहरों को मतलब जो है वो उछालता। To best way to attain spiritual progress, टैगोर का ये ख्याल था कि was to live amidst nature in open. He revealed in the poem air and was not afraid to stand under the vast canopy of the sky. उसको आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे डर नहीं लगता। उसके ख्याल में best way to derive divine inspiration would be to lose oneself in contemplation of nature. ऐसा राधे कृष्ण जो है वो इस हवाले से कहता है कि in silence and in solitude we have to enjoy the presence of divine in nature. जब तन्हाई में जो डिवाइन है, जो खुदा नजर आता है नेचर के अंदर, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। नेचर जो है वो बेनिग्निटी मतलब रहमदिल है। सो टैगोर वाज ऑफ द व्यू दैट नेचर वाज नॉट अपोज्ड टू द सेल्फ एंड इट्स एस्पिरेशन। द ट्रू नेचर एंड सेल्फ आर बोथ पार्ट्स ऑफ द एब्सोल्यूट। Nature and society are revelations of the divine spirit. The same light dwells in the world outside, in the world within. अगर दुनिया ये सोचती है तो वही वो रोशनी होगी जो दुनिया के बाहर भी कहीं मौजूद होगी और दुनिया के अंदर भी। इंसान और नेचर जो है वो indispensable elements हैं of universal reality. Indispensable, लाजमी। To him, nature depended upon the spirit for its meaning. उसके ख्याल में नेचर जो है वो डिपेंड करती है, depended upon the spirit for its meaning as much as the spirit depended upon nature for its expression. Okay, nature was not merely a showcase of objects. नेचर जो है वो सिर्फ शोकेस नहीं ऑब्जेक्ट्स का, but a habitation wherein man's place was splendid and significant. जहां पर इंसान की जो प्लेस है वो बड़ी शानदार है। नेचर विदाउट मैन विल बी अ ब्रोकन आर्क, एक ऐसी कमान है, एंड मैन विदाउट नेचर अ डिजर्टेड लैंड, कि ये एक वीरान जमीन है। सांख घोष कहता है कि built up pervasive relationship with nature, mingled intimacy with humanity, engaging with nature made him feel there is a very deep and far-reaching acquaintance between us. फर्क सिर्फ ये करना है कि हमें उस नेचर को अपने इर्द गिर्द कहीं पहचान देनी। टैगोर की जो लव है नेचर के लिए ट्रांसेंडेंटेड just appreciation or even adoration. It was communion. He had visions and heard voices in the grandeur of nature. He never missed a single morning. Every day he rushed out in his garden. हर रोज वो वहां जाता, to experience the earliest tremor of the morning breeze. कि उसके अंदर जो खूबसूरती है, जो एक चार्म है, वो उसको एंजॉय कर सकते। अपनी पूरी पॉइंट में हम उसकी तमाम पॉइंट में हम ये डिस्कवर करते हैं कि जो रिलेशन ऑफ लव है वो इनसेपरेबल फॉर्म ऑफ नेचर है। और the love of nature's beauty, the animal, the child, the comrade, and the companion. Tagore's love of nature was not pantheistic, but mystic. Pantheism बुनियादी तौर पर जिसको pantheism जो है वो यही है जो इसके साथ वर्ड्सवर्थ के साथ है कि नेचर जब वो मदर की तरह है, लेकिन वो मदर नहीं बल्कि उसको वो डायरेक्टली कनेक्ट करता है गॉड के साथ। और it was simple, natural, and subjective. Nature to him was a great harmonizer and purifier. Harmonizer था और purifier था. He was so bound with nature that he was one with it. वो उसी का हिस्सा था, वो उसी से जो है वो engage होता था। Man must learn to be natural with nature, man with man, and social with society, says Tagore. कि man must learn to natural with nature, कि हमें उसके साथ फिक्री होना पड़ेगा, और manly with man, इंसान के साथ हमें बहादुर होना पड़ेगा, and social with society, सोसाइटी के साथ social होना पड़ेगा। नेचर के साथ आप जो है वो ना तो मैनली हो, अगर आपने इसके साथ मैनली होने की कोशिश की, नेचर आपसे बहुत बड़ा रिवेंज देगी। इस डिस्कशन को हम यूँ कह सकते हैं कि ये एक ऐसा पोएट नहीं है जो एलोजाइजिंग ओनली द स्वीटर, लवेबल, फ्रेंडली साइड इन नेचर। उसकी जो नेचर से मोहब्बत है वो रियलिस्टिक है, कॉम्प्रिहेंसिव है और इंक्लूसिव है, जिसमें वो किसी चीज को एक्सक्लूसिव नहीं मानता बल्कि इंक्लूसिव उसका हिस्सा मानता है।
वो नेचर को अपने डायनामिक समझता है, वास्टर समझता है और वाइल्डर एस्पेक्ट भी जो है वो मानता है, दोनों तरह के, यानी कि पीसफुल एंड वाइल्डर दोनों एस्पेक्ट्स। और वो इस बात से अवेयर था of all that is harsh, ugly and cruel in nature. Nature in read in tooth and claw was not unknown to him. वो उससे भी जानता था. और picturesque description of nature in her terrible mood can be seen in his poems as well. ये वो तमाम चीजें जो उसकी के अंदर हमें नजर आती हैं. Thank you.